जय हिंद मेरे सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो सेंटर है आपका रांची, उसके द्वारा जो आपका क्लास 9 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, क्लास 9 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है यानी कि टर्म 2 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। अगर आप देखोगे विषय को ध्यान से तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के आज इस विषय के मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ नियम और निर्देश होते हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पढ़ने का काम करूंगा। तो देख सकते हो सबसे पहला क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो ये जो आप देख रहे हो, इस बात की पुष्टि के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पूरे पीडीएफ को, तो हम लोगों ने अपने ही उत्तर में अपने हाथ से लिखकर सारा का सारा आंसर हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। साथ में आपको वो फील आ जाएगा कि वाकई में हम लोग एग्जाम सेंटर में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और एकदम आसान भाषा में। देख सकते हो सबसे पहला था। दूसरा क्या निर्देश है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19, और 19 प्रश्न आपको दिए गए हैं। आगे देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं और आपको इसके लिए 2 नंबर क्या करने वाले, मिलने वाला है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने टोटल 7 के 7 हम लोग उत्तर को किए हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ दिए है, क्योंकि अगर कोई भी पूछ देगा तो फिर आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। अगर देख सकते हो प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें 5 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसके लिए 50 शब्दों में उत्तर देना है। और आप देख सकते हो क्या कि इसके लिए मान कितना है आपका, 3 अंक का निर्धारित किया गया। उसी तरह क्वेश्चन संख्या 15 से लेकर 19 तक का जो दीर्घ उत्तर का प्रश्न है, उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने 150 शब्दों में, और इसके लिए 5 नंबर क्या है आपको मिलेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा न्यूज, सॉरी पूरा का पूरा क्या रहा, मैं बोलूंगा पूरा का पूरा दिशा निर्देश। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो मैं बता दूं कि आप प्रीतम एकेडमी का चैनल वॉच कर रहे हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जर्मन संसद जो था, अगर मैं इसका नाम का बात करूं तो इसको ड्यूमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ड्यूमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूमा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक वानिकी क्या है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए सिखाया जाता है। यानी कि जंगल से उत्पादित जितने भी संसाधन हैं उनको बचाने का और उनके थ्रू से किसी भी वस्तु का निर्माण करने के बारे में बताया जाता है। बात करेंगे आगे। तो अगला क्या देख सकते हो, निर्धनता के लिए किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। यानी निर्धनता को मापने के लिए किन 2 आयामों का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन आपका यह है। तो अगर मैं बात करूं 2 आयाम का, तो देख सकते हो पहला क्या है कि अनियमित और कम आय। यानी कि निर्धनता अगर किसी देश में है तो क्या कारण है, आयाम मतलब क्या होगा, क्या कारण है। तो पहला कारण क्या है कि निर्धनता अनियमित और कम आय। तो लोगों की जो आय है ये अनियमित है। डेट मीन्स कि आपको एक निश्चित आय देखने के लिए नहीं मिलेगा, कम बेसी वाला आय देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा क्या देख सकते हो, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। और हमारे पास जितने भी भूमि है और जो भी अन्य संसाधन है उसका क्या है, असमान वितरण। तीसरा क्या देख सकते हो, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। तो ये मुख्य 3 कारक है, आपको 2 लिखना है, लेकिन मैंने क्या किया 3 लिख दिया। आपको क्या करना है, तीनों में से तीनों याद करना है। जो भी आपको अच्छा याद रहेगा आपको बता देना है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो अगर मैं बात करूं बफर स्टॉक का, तो सरकार बफर स्टॉक को कुछ निश्चित कृषि फसलों जैसे गेहूं, गन्ना आदि के लिए नियमित करता है, जिससे सरकार कीमत स्थिरता को क्या करता है, बनाए रखता है। यानी कि आप जो भी फसलों का मैंने नाम लिया, गेहूं का, गन्ना का, तो इनको क्या करती है सरकार, जमा करती है, एक जगह भंडार करती है, और बाद में क्या किया जाता है कि इसको मार्केट में उतारा जाता है, जिससे कीमत की स्थिरता बनी रहे, कीमत जो है आपको एक लेवल का क्या मिले, देखने के लिए मिले। आगे देख सकते हो क्या है कि अगला प्रश्न है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अधिकार क्या है बाबू, तो राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को, है ना, राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को यहाँ पे क्या होगा, दी जाने वाली कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक
कौमा मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, पूर्ण विकास कर सके। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की जो स्वतंत्रता दी जाती है, कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और इस कार्य में कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि मतदाता सूची क्या है। तो मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट, तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को क्या कहेंगे, मतदाता सूची बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। और ऐसा व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है भारत का जो मतदाता की योग्यता रखता है, तो जिसकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई हो वो क्या रखता है, ऐसी योग्यता रखता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न आपका क्या है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जर्मनी में जो नाजीवाद है उसका कारण क्या, उसका उदय का क्या कारण था। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या था, आर्थिक मंदी। दूसरा कारण क्या था, वाइमर गणराज्य की असफलता। तीसरा क्या था, साम्यवाद का डर। चौथा क्या था, यहूदियों की विरोध नीति। पांचवा क्या था, जर्मन के संविधान की कमियां। और छठा क्या था, हिटलर का व्यक्तित्व। तो इन कारणों के कारण क्या हुआ था कि नाजीवादी लोगों का क्या हुआ था, उदय हुआ था माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो अगर देखा होगा कि तो विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था, पहला ब्रिटिश सरकार की मानसिकता थी। क्या थी, ब्रिटिश सरकार की मानसिकता थी जिसने स्थानीय लोगों को देख सकते हो, स्थानीय लोगों को वश में करने और उनकी संपत्ति लेने के द्वारा उनके जीवन के तरीकों को नष्ट करने की कोशिश थी। यानी कि जो भी अंग्रेज सरकार का जो मानसिकता था कि बस्तर के लोगों का लोगों को अपने वश में करने का और उनकी संपत्ति को अपने पास छीन लेना, ये क्या था, एक सबसे बड़ी मानसिकता थी, जिसके कारण क्या हुआ था, वहां पे विद्रोह हुआ। ये पहला। दूसरा क्या था, बाजारों में तोड़फोड़ अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या गया, और अधिकारियों के घरों तथा पुलिस स्टेशनों और स्कूलों को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो जो विद्रोह हुआ उसमें बाजारों में तोड़फोड़ कर दिया गया, अधिकारियों के घरों तथा पुलिस स्टेशनों का क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, जैसे खाद्य हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, ईंधन और प्रकाश हो गया, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधित जरूरत आदि पर विचार किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये विचार के साथ क्या किया जाता है कि इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है तथा निर्धनता रेखा पर आकलन करते समय खाद्य जरूरत है तो वर्तमान जो हमारी कैलोरी सूत्र है इसका भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि भारतीय खाद्य निगम FCI क्या है, FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वाला जो PDF है माय डियर फ्रेंड, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या करें, जरूर ज्वाइन करें, और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो भारतीय खाद्य निगम जो है, तो ये क्या करती कि बफर स्टॉक के द्वारा भारतीय खाद्य निगम किसानों से क्या करती है, अनाज खरीदती है। अब ये बफर स्टॉक क्या है, तो यह स्टॉक के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त यानी कि किसानों को जो दैनिक उपयोग में या जो भी अनाज उत्पादन होने के बाद जितने भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होने के बाद जो अनाज बच गया उसको क्या बोलते हैं, अधिप्राप्त अनाज गेहूं एवं चावल का भंडार कराता है। किसानों को उनकी फसल हेतु पहले से घोषित कीमतें प्रदान की जाती है। यह न्यूनतम समर्थित मूल्य कहलाता है। इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पूर्व सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है कि लोगों से क्या करती है कि मैं बोलूँगा कि जो भी अनाज खरीदती है क्या करते हैं कि पहले जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, और उस मूल्य के तहत क्या करता है कि लोग अनाज करते हैं। और इन अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है कि बुआई से पहले उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना रुपया में क्या करेंगे, हम लोग अनाज को खरीद लेंगे। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने
का विभिन्न आधार क्या है। ये जो भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है इसको लोकतांत्रिक मानेंगे तो कैसे मानेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का निम्नलिखित आधार है। पहला आधार क्या दे सकते हो, निर्वाचित अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं, यानी कि जो भी लोगों को हम लोग निर्वाचित करते हैं, जो चुनाव जीतता है वो क्या करते हैं, लोगों के प्रति जवाबदेही होता है पहला। दूसरा क्या है कि अपने पद पर बने रहने के लिए, अपना जनादेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतराल पर मतदाताओं के पास क्या होता है, लौटना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे, इसका सिंपल सा एक अर्थ है माय डियर फ्रेंड, और वो अर्थ क्या है कि अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान यह प्रावधान करते हैं कि चुनाव जो है वो निश्चित समय अंतराल पर होता है। तो मैंने यही बात थोड़ा मैंने यहाँ पे घुमा के लिख दिया कि अगर आप हर एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो पावर है वो लोगों के पास चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो वंशानुगत तरीका जो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो रुक जाएगा। और इसी कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि लोकतंत्र जो है एक तरह का क्या है कि ये चुनाव जो है लोकतंत्र का वो क्या है, लोकतंत्र वाला है। बात करें 13 नंबर प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि संविधान उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं, संविधान उपचार का अधिकार। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो संविधान उपचार का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है माय डियर फ्रेंड, जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों का अगर किसी तरह से हनन होता है या उनको कोई शोषण करता है तो उन अधिकारों को बचाने के लिए वो व्यक्ति या वो शोषित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो अगर मैं बात करूं कारक का, तो देख सकते हो कारक, सबसे पहला कारक क्या है कि स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, यानी कि पूरे पृथ्वी में आपकी क्या स्थिति है और उस स्थिति का क्या अक्षांशीय विस्तार है, यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरा क्या है, समुद्र से दूरी। तीसरा क्या है, उत्तर पर्वत श्रेणियां, यानी कि जो भी हिमालय आपका है वो वाला क्षेत्र। उसके बाद स्थलाकृति, उसके बाद बोलेंगे मानसून पवने, ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि वातावरण में किस तरह का वायु का संचार हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और लास्टली में अगर मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड, तो लास्ट आपका क्या है, तो देख सकते हो क्या है आपका तो ये आपका क्या टोटली आपके इतने होते, टोटल 7 आपके होते, तो सातों सात मैंने लिखवा दिया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए हैं। तो युद्धों से जंगल प्रभावित हुए हैं क्योंकि देखिएगा, पहला कि युद्धों की जरूरत की वस्तुओं को पूरा करने के लिए लकड़ी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लकड़ी की क्या होती है, बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होता है, वनों को काटा जाता है। मान लो नाव बनाना है, हथियार बनाना है, तो ये सारे जो चीजें होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आपके जंगल की लकड़ियों से। तो इसके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा जंगल की लकड़ियों की आवश्यकता होती है। पहला, इससे वन का ह्रास हुआ। दूसरा क्या है कि जो भी विरोधी सैन्य बल होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी भोजन और जो भी भोजन का संसाधन और जो छुपने की जगह है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो भोजन और छुपने का जो संसाधन है, खासतौर पे जंगल ही अच्छा इलाका होता है, और जंगल को अगर खराब कर दिया जाएगा तो लोग छुप नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जंगल और जो छुपने का स्थान उसको खत्म कर दिया जाता है, जिससे जंगल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए तीन निर्धारित उन्मूलन कार्यक्रमों का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि सरकार द्वारा जो भी 3 काम किए गए हैं गरीबी को हटाने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो अगर मैं बात करेंगे 3 कार्यक्रमों का, तो पहला कार्यक्रम आपका क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। तो इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था। यह विधेयक देश में यह विधेयक एक साल होगा, एक साल देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का क्या करता है, प्रावधान करता है। यानी कि ये जो सितंबर 2005 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम आया, ये एक विधेयक वर्ष में 200 जिलों के अंतर्गत क्या करता है कि कोई भी परिवार को 100 दिनों का क्या करता है, रोजगार देने का प्रावधान जो करता है मेरे दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा था, है ना। बात करेंगे आगे, तो आगे देख सकते हो आपका क्या है कि साथ में अगर मैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूं, जैसे क्या होता है कि इसमें
जो महिलाएं होती हैं, मैं किसका बात कर रहा हूँ कि जो भी महिलाएं होती हैं, तो इन महिलाओं का 1/3 जो सीट होता है रिजर्व होता है। डेट मीन्स कि अगर किसी जिले में काम हो रहा है तो 1/3 महिलाएं आरक्षित होती है, उनको काम देना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि मान लो कि कोई आवेदक है और वो आवेदक क्या करता है, आवेदन करता है कि मुझे काम दिया जाए, क्या किया जाए, मुझे काम दिया जाए। और अगर उस आवेदक को 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड, तो इस आवेदक को 100 दिनों का, या मैं बोलूंगा कि जब तक उसको काम नहीं मिलता है तब तक का दैनिक भत्ता क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट छूट गई हैं, जिसको क्या करोगे आप लिख लोगे। बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो देख सकते हो अगला 3 था, तो 3 में पहले पे बात कर लिया। दूसरा क्या देख सकते हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो देखिएगा ये योजना जो है 1993 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार के अवसर क्या करना, सृजन करना। स्वरोजगार यानी कि इनको बिजनेस स्टार्टअप करके देना। तो बिजनेस के साथ माय डियर फ्रेंड, तो उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने हेतु क्या किया जाता था, मदद किया जाता था। बात करेंगे तीसरे योजना पे, तो तीसरा कार्यक्रम क्या है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो इसका जो आरंभ है वो 1999 में किया गया था और इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या था कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। जो भी आप स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सहकारी सहायकी के योजना द्वारा गरीबी रेखा से क्या करना, ऊपर लाना। यानी कि जो भी गरीब परिवार है उनको एक जगह इकट्ठित करना और उनको बैंकों से ऋण देकर या सरकारी किसी भी तरह का फंड देकर उन्हें गरीबी रेखा से क्या करना, ऊपर लाना। ये इनका क्या था, मुख्य काम था। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग के बारे में, तो देखो कि सबसे पहला क्या है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का क्या करती है, चुनाव आयोग जो है संचालन करती है। यानी कि जब चुनाव के लिए जो भी नोटिस जारी करना और नोटिस जारी करने के बाद जो भी आपका चुनाव प्रक्रिया होगा, तो उस प्रक्रिया तक का जो सारा का सारा काम होता है माय डियर फ्रेंड, वो किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। दूसरा अगर देखोगे, दूसरा क्या है मेरे दोस्त, तो क्या है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी पर क्या करना, उनको दंडित करना। यानी कि एक आदर्श चुनाव करना जिसमें किसी तरह का कोई मार खानी ना हो, छेड़खानी ना हो, बल का प्रयोग ना हो, धन का प्रयोग ना हो। तो ये ऐसा करके क्या करना, एक चुनाव कराना। चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का क्या करना, आदेश देना। और चुनाव आयोग जो भी काम करेगी सरकार को मानना पड़ेगा। आगे देख सकते हो सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम करा लेना, यह भी उनका एक काम है। आगे देख सकते हो क्या है कि जिन मतदान के केंद्रों पर चुनाव ढंग से या बोलेंगे सही ढंग से नहीं हुआ, वहां पे क्या करना, दोबारा चुनाव करना, यह भी क्या है, चुनाव आयोग का काम है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो 18 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो बात करें विशेषता के बारे में, तो सबसे पहले समझिएगा कि भारत में जो वर्षा है वो अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित, यानी कि कभी भी हो सकती है, कभी भी नहीं भी हो सकती। पहला इसकी विशेषता है। दूसरा क्या देख सकते हो कि भारत में विभिन्न स्थानों में वर्षा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यानी कि पिछले साल जिस तरह का वर्षा हुआ है उस हिसाब से इस साल वर्षा में बहुत ज्यादा क्या पाया गया, अंतर पाया गया है। ये 15% से लेके 80% तक रहता है। बात करें अगले पॉइंट पे, तो भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अगर बात करेंगे मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। और वर्षा में जो मानसूनी वर्षा होती है और जो भी ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, उनमें भी क्या पाया जाता है, बहुत तरह की अंतर पाया जाता है। आगे देख सकते हो लगातार भारी वर्षा के अंतराल के बाद बिना वर्षा वाला शुष्क अंतराल क्या हो जाता है, यानी कि उसके बाद शुष्क मौसम जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा भी है और एक तरह की विशेषता भी। क्यों? क्योंकि अगर लगातार बारिश हो रही है मेरे दोस्तों तो बाढ़ आ जाता है, और अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सूखा देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो प्रीतम एकेडमी परिवार आपकी जितने भी टोटल जो आंसर थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप क्या करें, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाएं, आपको वहां पे पीडीएफ जो है मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें मेरे दोस्तों जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। मैं फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि बाकी जो सब्जेक्ट उसका नोटिफिकेशन क्या होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा।